हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीपीसी ऑर्डर 1 जो कि रूल 1 से लेकर के रूल 13 तक है। सीपीसी को याद करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है क्योंकि इसमें जो है एक एक ऑर्डर में बहुत सारे रूल्स होते हैं। आपको पहले एक ऑर्डर को समझना होता है, फिर उसके रूल्स को। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चार्ट। अगर आप इस चार्ट को करेंगे प्रिपेयर तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा किसी भी ऑर्डर के किसी भी रूल को याद करना और उसके कंटेंट्स को याद रखना। तो आप उसके लिए इस ऑर्डर 1 को याद करने के लिए ये सारे जो रूल्स हैं उनको बिल्कुल जैसे सीक्वेंस में मैंने इस चार्ट में प्रिपेयर किया है वैसे ही आप लोग भी प्रिपेयर कर लें, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। अब मैं आपको समझाती हूँ सीपीसी ऑर्डर 1। सीपीसी ऑर्डर 1 वादियों के संयोजन, पृथक विचारण, प्रतिवादियों के संयोजन, प्रतिवादियों के पृथक विचारण, प्रतिनिधिक वादी के रूप में किसी वादी का गलत जोड़ा जाना, इन सभी की बात करता है। तो ये जो ऑर्डर है 1 से लेकर के रूल 13 तक है। बिल्कुल आपको सारे ही रूल याद हो जाएंगे जैसा कि मैंने इसमें बनाया हुआ है। आपके लिए याद करना बहुत ही आसान होगा और समझना भी। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं जिन्हें सीपीसी समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्डर समझ नहीं आ रहे, वो इस चार्ट के द्वारा बहुत आसानी से एक एक ऑर्डर को समझ सकते हैं। आज मैंने स्टार्ट ही करा है तो आज मैं आपको ऑर्डर 1 समझा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर 2 से लेकर के हम सारे सीपीसी में टोटल अगर बात करें तो 51 ऑर्डर्स हैं। इन 51 ऑर्डर्स को आप बस मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको सारे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 1 की। ऑर्डर 1 का जो रूल 1 है वो क्या बताता है। रूल 1 के अकॉर्डिंग जब आप किसी वाद को संस्थित करने जा रहे हैं तो क्या ऐसे वाद में पक्षकार बनाए जा सकते हैं वादी। अगर मान लीजिए किसी वाद में ABCD ये लोग एक ही कार्य या एक ही समव्यवहार या उनसे पैदा अनुतोष पाने का अधिकार रखते हैं, तो क्या इन व्यक्तियों को संयोजित किया जा सकता है वादियों के रूप में। बिल्कुल किया जा सकता है। ये चीज़ बताता है आपका ऑर्डर 1 का रूल 1। तो अगर बात की जाए कि क्या 2 या अधिक व्यक्ति वादियों के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1 रूल 1। यदि वे एक ही कार्य, एक ही समव्यवहार या उनसे पैदा अनुतोष पाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि एक ही कार्य, एक ही समव्यवहार या उनसे पैदा अनुतोष पाने का अधिकार रखते हैं, वे व्यक्ति अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1 रूल 1 वादियों के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं। ये बताता है ऑर्डर 1 का रूल 1। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये सिर्फ इतना बताता है कि क्या कुछ व्यक्तियों को हम वादियों के रूप में संयोजित कर सकते हैं। बिल्कुल संयोजित कर सकते हैं यदि वो एक ही कार्य, एक ही समव्यवहार या उनसे पैदा अनुतोष पाने का अधिकार रखते हैं। अब जो रूल 2 है ये इसके जस्ट अपोजिट बात करता है। क्या ऐसे व्यक्ति जो संयोजित किए गए हैं उनके पृथक विचारण का ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर इससे उलझन हो रही है किसी वाद में या फिर विलंब होता है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के द्वारा रूल 2 के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्तियों के पृथक विचारण का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो रूल 2 क्या बताता है, वादियों का पृथक विचारण का आदेश कब देगा कोर्ट कब दे सकते हैं, जबकि ऐसे विचारण से उलझन होता है या फिर विलंब होता है। मान लीजिए किसी वाद में आपने 2 या 4 व्यक्तियों को संयोजित तो कर दिया, पर इससे वाद का निपटारा करने में किसी भी प्रकार का उलझन हो रही है या विलंब हो रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के पृथक विचारण का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो जब आप बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोर्ट कब किसी वाद में पृथक विचारण का आदेश दे सकती है, जब तो ये उसके पॉइंट से उलझन या विलंब होने की स्थिति में। अब हम आते हैं रूल 3 पर। रूल 3 क्या बताता है। रूल 3 बताता है
क्या प्रतिवादियों के रूप में कुछ व्यक्तियों को संयोजित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, यदि वह एक ही कार्य, एक ही समव्यवहार या उनसे पैदा अनुतोष पाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 3, यदि कई व्यक्ति एक ही कार्य, एक ही समव्यवहार या उनसे पैदा अनुतोष रखते हैं तो वह प्रतिवादियों के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं। अगर आप देखें तो ये पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं जो हमने वादियों के संयोजन में पढ़े थे। एक ही समव्यवहार, एक ही कार्य या उनसे पैदा अनुतोष। तो जहां आप रूल 1 को याद करते हैं वहीं आपको रूल 3 भी याद हो जाता है। रूल 1 वादियों की बात करता है, जबकि रूल 3 प्रतिवादियों की बात करता है। अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि रूल 1 में था कि क्या कोर्ट के द्वारा पृथक विचारण का ऑर्डर दिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर कुछ वादियों के संयोजन से कोर्ट को विलम्ब हो रहा है किसी मामले में या फिर उलझन पैदा हो रही है तो कोर्ट ऐसे प्रतिवादियों के पृथक विचारण का ऑर्डर दे सकती हैं। तो इस तरह से आप जब रूल 1 याद करेंगे तो आपको रूल 3 अपने आप याद होगा और रूल 2 के साथ रूल 3 का, इसीलिए आपको इसी ऑर्डर में इसको लिखना है चार्ट के अंदर। अब हम आते हैं रूल 4। रूल 4 क्या बताता है? अब मान लीजिए आपने कुछ व्यक्तियों को संयोजित कर दिया, तो क्या सभी के पक्ष में निर्णय आना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के पक्ष में या सभी व्यक्तियों के विपक्ष में कोई निर्णय आए। ये बताता है आपको रूल 4। न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के पक्ष में या विपक्ष में निर्णय दे सकेंगे। अब बात आती है दावाकृत अनुतोष की। क्या सभी के लिए होना आवश्यक है या किसी एक के लिए भी हो सकता है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रूल 5। रूल 5 बताता है कि जो दावाकृत अनुतोष है उसमें प्रतिवादी का सभी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। तो ये आता है रूल 5 के अंतर्गत। तो आप बिल्कुल इसी क्रम में इसको लिखें। ऑर्डर 1 का रूल 5 निर्णय के बारे में बताता है और ऑर्डर 1 का रूल 4 निर्णय के बारे में बताता है और रूल 5 दावाकृत अनुतोष की बात करता है। अब हम आते हैं रूल 6 पर। रूल 6 क्या बताता है? क्या किसी भी वाद में संविदा के आधार पर पक्षकारों का संयोजन किया जा सकता है? इसका आंसर देता है रूल 6। बिल्कुल किया जा सकता है। किसी संविदा के आधार पर भी पक्षकारों का संयोजन किया जा सकता है। अब हम आते हैं रूल 7 पर। रूल 7 बताता है कि जहां कन्फ्यूज़न हो कि प्रतितोष किससे चाहा गया है तो क्या वहां पे ऐसे व्यक्तियों का संयोजन किया जा सकता है? क्या ऐसे व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल 7। रूल 7 यही बात करता है कि जहां कन्फ्यूज़न हो प्रतितोष किससे चाहा गया है वहां पर पक्षकारों का संयोजन। इस तरह से आपका रूल 1, 2, रूल 3 जो कि इस तरह से आपको याद करना है कंप्लीट होता है। रूल 4 निर्णय की बात करता है, रूल 5 दावाकृत अनुतोष की और रूल 6 संविदा के आधार पर संयोजन और रूल 7 कन्फ्यूज़न के बेसिस पर संयोजन को बताता है। अब हम आते हैं रूल 8 पर। अगर हम बात करें रूल 8 की और रूल 10 की तो ये इस ऑर्डर के सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। ये जो रूल है ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से। ये दोनों ही रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप ऑर्डर 1 की बात करें तो इन दोनों रूल्स को आप ज़रूर याद करें क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं रूल 8। क्या प्रतिनिधित्ववाद लाया जा सकता है? मतलब अगर किसी वाद में एक ही हित के सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा और प्रतिनिधित्व कर सकेगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल किया जा सकता है। न्यायालय की परमिशन लेनी होगी या फिर कोर्ट खुद भी इस तरह के डायरेक्शन दे सकती है। अब बात की जाती है रूल 8 की। तो रूल 8 यही बताता है कि जहाँ किसी मामले में एक ही हित के सभी कई व्यक्ति हैं और क्या उन सबकी ओर से कोई एक व्यक्ति वाद ला सकता है, तो इसका आंसर बिल्कुल यही बनेगा। ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 8(6) में भी आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा टीपी एक्ट के सेक्शन 53 से रिलेटेड है।
तो जब हम रूल 8 की बात कर रहे हैं तो इनकी बात कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम रूल 9 पर। रूल 9 कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में बताता है कि कुसंयोजन और असंयोजन का किसी भी वाद में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो रूल 9 को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि कुसंयोजन और असंयोजन क्या होता है। कुसंयोजन और असंयोजन के लिए मैंने लास्ट में ये नोट बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। कुसंयोजन बताता है अनावश्यक पक्षकार का संयोजन। अगर कोई व्यक्ति किसी वाद में हितबद्ध ही नहीं है और आपने उसको उस वाद में पक्षकार बना दिया, तो ये तो कहलाता है कुसंयोजन। और अगर कोई आवश्यक पक्षकार है जिसे किसी वाद में पार्टी बनाया जाना चाहिए था और आपने उसे पार्टी नहीं बनाया है, तो इसे बोलते हैं असंयोजन। अब बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट किसी मामले में क्या पड़ता है। रूल 8 के अकॉर्डिंग टू रूल 8, अगर आवश्यक पक्षकार का असंयोजन किया जाता है, यानी कि किसी आवश्यक पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में वाद बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये बताता है आपका रूल 9। अब उसके बाद जो रूल 13 है उसको रूल 9 के साथ ही आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कुसंयोजन और असंयोजन में आक्षेप की बात करता है। अगर आपका कोई मामला चल रहा है केस में और आपको लगता है कि उसमें कोई आवश्यक पक्षकार रह गया है या किसी अनावश्यक पक्षकार को पार्टी बना दिया गया है, अर्थात अगर कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में आपको पता चलता है, तो आप उसके लिए कब आक्षेप कर सकते हैं, ये बताता है रूल 13। अकॉर्डिंग टू रूल 13, यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर और जहां विवादकों का स्थिरीकरण किया जाना है उससे पूर्व आपको यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर इसके बारे में आक्षेप करना होगा, या फिर इश्यूज़ फ्रेम किए जाने तो इश्यूज़ फ्रेम किए जाने से पहले। तो आप जैसे ही रूल 9 याद करते हैं आपको रूल 13 याद आ जाना चाहिए, क्योंकि रूल 9 कुसंयोजन असंयोजन की बात करता है और रूल 13 इसके आक्षेप के बारे में बात करता है। और ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने साथ में लिखे हुए हैं। अब आते हैं हम रूल 10 पर। अगर मान लीजिए किसी वाद में गलतवादी का नाम जोड़ दिया गया है, तब क्या होगा, या फिर कोई आवश्यक पक्षकार है जिसका नाम जोड़ने से रह गया है, तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 10, आवश्यक पक्षकार का जो नाम है वो जोड़ा जा सकेगा, अनावश्यक पक्षकार का नाम काटा जा सकेगा। जहाँ प्रतिवादी जोड़ा जाए वहाँ वादपत्र का संशोधन करके समन व वादपत्र की प्रति की तामील नए प्रतिवादी पर की जाएगी। अब मान लीजिए आपने किसी वाद में किसी व्यक्ति को प्रतिवादी बना दिया, तो उसको सूचना देना आवश्यक है, इसीलिए ये पॉइंट जोड़ा गया है कि जहाँ प्रतिवादी जोड़ा जाए वहाँ वादपत्र का संशोधन करके वादपत्र की प्रति की तामील नए प्रतिवादी पर की जाएगी। अब आते हैं हम रूल 11 पर। रूल 11 बताता है वाद का संचालन। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पूरे रूल्स पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ लेते हैं। न्यायालय का संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप सकेगा जैसे वह ठीक समझे। अब आते हैं रूल 12 पर। कई वादी या प्रतिवादियों में से एक वाद में उपसंजात हो सकेगा। अगर आप उपस्थिति की बात कर रहे हैं तो क्या सभी का उपस्थित होना आवश्यक है? नहीं, कई में से कोई एक उपस्थित हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको न्यायालय की परमिशन लेनी होगी। अब आते हैं हम रूल 13, जो कि हम रूल 9 के साथ पढ़ चुके हैं, कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में आक्षेप। कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर और विवादकों के स्थिरीकरण से पूर्व किया जाएगा। ये जो लाइन है, यथासंभव शीघ्रतम अवसर और जहाँ विवादक स्थिरीकरण किया जाना है वहाँ इसके पूर्व, ये आपको सीपीसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो लाइन है आप एक बार याद कर लीजिए, आगे के ऑर्डर्स में आपको बहुत सुविधा रहेगी। इस तरह से आपका ऑर्डर 1 रूल 1 से लेकर के 6, 7 और रूल 8 से लेकर के 13 तक कंप्लीट होता है। इस चार्ट को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से ये चार्ट के पिक्स ले सकते हैं।
टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, एवरीडे टेस्ट पेपर होता है 100 क्वेश्चंस ऑफ CRPC IPC, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये विदाउट चार्जेस है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।